नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक पॉलिटिक्स से संबंधित है, जो कि राज्य व्यवस्था से संबंधित है और यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, इसके पीछे वाले वीडियो में 1 से लेकर के और 150 तक हम अनुच्छेद के बारे में बता चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में देखना है तो इसके पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख लें। अब आज हम लेकर के चल रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि 1 से 50 से लेकर के और 395 के बीच के अनुच्छेद है। इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे और यह आपकी बोर्ड की परीक्षा से, यानी कि किसी भी कंपटीशन अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह धारा से संबंधित, यानी कि यह अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 152 जो कि राज्यपाल से संबंधित है। और राज्यपाल एक राज्य के प्रधान होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करते हैं। और यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति मिले होते हैं किनको? राज्यपाल को। यह राज्य के प्रधान होते हैं और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो अनुच्छेद 152 में सबसे पहले हम राज्यपाल से संबंधित मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 152 में इसमें राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, यानी कि उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी है कि राष्ट्रपति का, यानी कि राज्यपाल का शासन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से राज्य में गठन किया जाएगा, किन प्रकार से, मतलब कि कोई काम अगर करनी होती हो तो राज्यपाल किस प्रकार से अपना भागीदारी उसमें निभाएंगे। तो राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रश्न होता है या राज्यपाल के बारे में जो भी चर्चा होती है, वह सारी चर्चा अनुच्छेद 152 में दर्शाया गया है, 152 में दिखाया गया है। अगला है 153 अनुच्छेद, जो है यह राज्यों के लिए राज्यपाल, यानी कि राज्य में, जैसे कि केंद्र में, यानी कि राष्ट्र में, देश में एक राष्ट्रपति होता है जो कि राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो राज्यपाल यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं बल्कि नियुक्ति हुए रहते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल, यानी कि किस राज्य के लिए किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति करनी होगी, यह अनुच्छेद 153 में दर्शाया गया है। जो कि इसके बाद 161 क्षमादान शक्ति, यानी कि राज्यपाल से संबंधित यह अनुच्छेद 152 से लेकर के 152, 53 जो है और 61, यह राज्यपाल से संबंधित यह अनुच्छेद है। तो आप 152 जान गए, जिसमें राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल से संबंधित जितने भी परिभाषा को जानने की आवश्यकता होती है, वे सारे अनुच्छेद 152 में जानी जाती है। उसके बाद है अनुच्छेद 153, तो राज्यों के लिए राज्यपाल का गठन होता है या नियुक्ति होता है, जो कि अनुच्छेद 153 में दर्शाया गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 161, जो कि राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है, लेकिन मृत्यु दान देने की क्षमता, यानी कि शक्ति इनको, यानी कि को राज्यपाल को इसमें नहीं है। सिर्फ मृत्यु को क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्र के एक ही व्यक्ति के पास होता है, जो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन यह जो राज्यपाल जो होता है, यह अनुच्छेद 61 के तहत किसी की अगर गलती होती है तो उसको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु को टाल नहीं सकते। अगर किसी को फांसी की सजा होती है तो उसकी क्षमा करने की क्षमता सिर्फ एक है, और शक्ति जो है वह सिर्फ राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति के पास ही है। जबकि राज्यपाल के पास इसको क्षमा करने की शक्ति, यानी कि फांसी की सजा को टालने की शक्ति नहीं है, बल्कि कोई नॉर्मल अगर गलती कोई किया है तो उसे क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 61 में राज्यपाल को दिया गया है। उसके बाद है 213, अनुच्छेद 213 है, जिसमें अध्यादेश शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। अध्यादेश को जारी किया जाता है जो कि राज्यपाल के द्वारा होता है, और यह अनुच्छेद 213 में दर्शाया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 163 और 64 में मंत्री परिषद, जैसे कि मुख्यमंत्री होते हैं जो कि राज्य के मुखिया होते हैं, और इनसे संबंधित जितने भी मंत्री साथ में जो रहते हैं, जो कि विधानसभा चुनाव जीत करके जो जाते हैं,
वे सारे मंत्री लोग मिल करके अनुच्छेद 163 और 164 के तहत अपने कार्यकाल को पूरी करता है। तो अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में यह मंत्री तथा मुख्यमंत्रियों से संबंधित जितने भी मुद्दे को दर्शाया जाता है, ये सारे मुद्दे को अनुच्छेद 163 और 164 के तहत इसका समाधान किया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, यानी कि इसमें महाधिवक्ता से संबंधित मुद्दों को चर्चा की जाती है अनुच्छेद 165 में। अब तो आप समझ गए अनुच्छेद 152 से लेकर के 165 तक, लेकिन हम अब देखेंगे कि अनुच्छेद 168 में क्या है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन, यानी कि गठन का मतलब होता है एक साथ समाहित करना, एक साथ समूह में उसको इकट्ठा करना, संगठित करना। तो विधानमंडल का गठन करने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 168 में दिया गया है। यही अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का गठन किया जा सकता है। और देखिए अनुच्छेद 170, इसमें विधानसभा का गठन किया जाता है, यानी कि विधानसभा, जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा राज्य में होता है जिसके प्रधान को मुखिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मुखिया बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का 170 में विधानसभा का गठन किया जाता है, जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री से संबंधित सारे सदस्य उसमें शामिल रहते हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के उम्मीदवार उसमें शामिल रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन किया जाता है। या विधानसभा के गठन से संबंधित जितने भी सारे मुद्दों की चर्चा की जाती है, वे सारे मुद्दों को अनुच्छेद 170 में किया जाता है। अब देखिए उसके बाद है अनुच्छेद 171 विधान परिषद, जिसको एमएलसी के चुनाव कहता है। तो इसमें देखिए विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 में किया गया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का गठन करने की चर्चा की जाती है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 124 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि सभी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है जिसको हाई कोर्ट कहता है। क्या कहता है? हाई कोर्ट कहता है। तो सभी राज्य के राजधानी में या सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होता है, जिसके यानी कि उच्च न्यायालय का गठन या राज्य के लिए जो किया जाता है या उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी सारे मुद्दों की चर्चा की जाती है, वे सारे मुद्दों को अनुच्छेद 124 में चर्चा की जाती है, दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाता है कि कभी कभी 2-3 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होता है, यानी कि एक ही हाई कोर्ट होता है। तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 231 में किया गया है। जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन जो किया जाता है, यह अनुच्छेद 231 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 231 के तहत किया जाता है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन जो किया जाता है, यह अनुच्छेद 231 में किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 243 में क्या किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 243 में पंचायत संबंधी जितने भी मुद्दे होते हैं, अनुच्छेद 243 का जो कहा है उसमें पंचायत से संबंधित जितने भी सारे मुद्दे होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत का मुखिया, वार्ड सदस्य और समिति, ये सब जितने भी सरपंच वगैरह जो होता है, इन सारे कार्यों का अगर चर्चा की जाती है तो यह अनुच्छेद 243 में की जाती है। किसमें? यानी कि पंचायत से संबंधित सारे मुद्दों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की जाती है। अब हम देखते हैं केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र और राज्य, यानी क्योंकि राज्य सारे मिल करके ही केंद्र का निर्माण करते हैं, और केंद्र का काम होता है, केंद्र यानी कि जो प्रधान होता है, और उसका काम होता है कि सभी राज्यों की अच्छे से देखरेख करना। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर स्थिति अगर अच्छी नहीं होती है तो वहां पे पूर्ण रूप से ध्यान रखना किसका काम है? केंद्र का काम है। क्योंकि केंद्र अपने अधीन यानी कि अपने दबाव में राज्य को रख सकता है। राज्य कोई भी काम अगर अपनी मर्जी से करना चाहता है तो बिना केंद्र के सलाह लिए अपनी मर्जी से कोई भी राज्य सरकार अपना काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम अब देखते हैं कि किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच में जो आपसी संबंध जो बना रहता है
उसकी चर्चा की गई है। तो देखिए सबसे पहले 249 अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 249 में यह दर्शाया गया है कि राज्य सूची के विषय में, यानी कि राज्य से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी मतलब कि राज्य के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम या काम करने की जो स्थिति होती है, उन सभी की, यानी कि 249 में राज्य सूची के लिए विषय केंद्र द्वारा कानून की शक्ति को प्रदान करना, यह अनुच्छेद 249 में दर्शाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 263, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद होता है, यानी कि अंतर्राज्यीय मतलब होता है कि अपने देश के अधीन जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, उनका समाधान करने की स्थिति जो होती है वह अनुच्छेद 263 में दी गई है। यानी कि राज्य से, अंतर्राज्यीय का मतलब होता है अपने देश के अधीन जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों के किसी भी प्रकार की अगर स्थिति उत्पन्न होती है या किसी भी प्रकार का मुद्दा अगर उठता है, तो इसकी देखरेख या इसकी चर्चा अनुच्छेद 263 में किसमें की गई है? अनुच्छेद 263 में की गई है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 261 में जैसे कि वित्त आयोग से संबंधित, वित्त माने कि बजट से संबंधित जितने भी नियम कानून या परिभाषाएं जो चर्चा की गई है या जो दर्शाया जाता है, ये सारे चर्चा अनुच्छेद 280 में दिखाया गया है। किसमें? अनुच्छेद 280 में दिखाया गया है। तो इस सारी चर्चा को हम कहा दिखाए हैं? अनुच्छेद 280 में। इसमें वित्त आयोग समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए 300 का, अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार है। अगर आपकी संपत्ति है तो आपका मालिक, यानी कि आप अपने संपत्ति का मालिक खुद हैं, और आपके संपत्ति में अगर किसी और हनन पहुंचाता है, यानी कि कोई और अगर हानि पहुंचाता है, तो उसके लिए आपके पास यह अनुच्छेद 300 का क जो कहता है कि यह, इसमें आपका संपत्ति का अपना अधिकार है। अगर उसके लिए आपके पास प्रूफ अगर है, तो इस नियम के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 300 के क के अनुसार आप अपने संपत्ति पर अधिकार हासिल कर सकते हैं। इस पर किसी भी प्रकार के रोक रुकावट उत्पन्न करने की स्थिति नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि देश से संबंधित जितने भी सेवा या देश से संबंधित जितने भी सारे मुद्दाएं होती है, उन सभी को, ये लोगों के प्रति सेवा सत्कार करना, लोगों की भलाई करना, यह अखिल भारतीय सेवाएं की चर्चा अनुच्छेद 312 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 312 में। उसके बाद है अनुच्छेद 315, इसमें संघ एवं राज्य में लोक सेवा आयोग। जैसे कि आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग यानी कि सिविल सर्विसेज की बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी कि सेंट्रल, जैसे कि सेंट्रल सिविल हो या स्टेट सिविल हो, यानी कि इनके लिए आप अनुच्छेद 315 का सहारा लेकर के अपनी स्थिति की जायजा ले सकते हैं, जो कि संघ एवं राज्य में लोक सेवा आयोग, यह दोनों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 315 में। किसमें? अनुच्छेद 315 में। उसके बाद है अनुच्छेद 324 में। देखिए इसमें निर्वाचन आयोग, यानी कि निर्वाचन मतलब कि वोट से संबंधित जितने भी, चाहे वो केंद्र सरकार की गठन करनी हो या राज्य सरकार की गठन करनी हो या पंचायत स्तरीय मतलब कि सभा या सभापति, मुखिया, उप मुखिया, इन सभी चीजों की, यानी कि निर्वाचन आयोग को अधिकार है कि 324 के तहत अपने कामों का निर्वाह कर सके, यानी कि कामों का निपटारा कर सके। तो इसमें निर्वाचन आयोग का पूर्ण अधिकार यह अनुच्छेद 324 में दर्शाया गया। किसमें? अनुच्छेद 324 में। अब देखिए अनुच्छेद 330 और 331 क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 330 और 331 यह क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले 330, लोकसभा में एससी और एसटी सीट पर आरक्षण, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण का जो मुद्दा है, यह मुद्दा आपको यह अनुच्छेद 330 दर्शाता है। लोकसभा में, यानी कि आपका पार्लियामेंट जो होता है, जिसको एमपी कहते हैं, यानी कि लोकसभा में एसटी और एससी
यानी कि आपका मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो आरक्षण है कि इतना सीट मेरा कायम वहां होनी चाहिए, इन सभी की चर्चा अनुच्छेद 330 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 330 में। और वहीं 331 में लोकसभा में अंगल भारतीय आरक्षण, यानी कि अंगल भारतीय आरक्षण जो कि अंग्रेज यानी कि जो कि अपने भारतीय नहीं है और उनको भारत का अधिकार दिया गया है, इन लोगों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वह अनुच्छेद 331 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 331 में की गई है। अब हम देखते हैं, आप यहाँ तक तो पूरा देख लिए यानी कि 331 तक। अब हम देखते हैं कि 332 में क्या है। यह 332 जो है यह मुद्दा आपके लिए राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। तो देखिए यह 332 जो अनुच्छेद क्या कहता है, यह कहता है कि विधानसभा में एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का जो मुद्दा है यह अनुच्छेद 332 में है। किसमें है? अनुच्छेद 332 में। किसमें? अनुच्छेद 332 में। अब देखिए 333 और यहाँ देखे थे कि 331। तो 331 में लोकसभा में अंगल भारतीय आरक्षण देखे हुए थे, जबकि 333 में विधानसभा में अंगल भारतीय आरक्षण। यानी कि जब आप जानते हैं यह लोकसभा के प्रतिनिधि यानी कि जो जीत करके जाते हैं, जिनकी बहुमत अधिक होती है, यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि केंद्र में होता है, यानी कि देश का बागडोर उनके हाथों में होता है। जबकि विधान सभा यानी कि एक राज्य का अपना प्रतिनिधित्व होता है, जो कि सभी राज्य का अपना विधानसभा होता है। और विधानसभा के सदस्य बनने के बाद जिनकी बहुमत अधिक होती है उन्हीं की पार्टी क्या होती है? मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ते हैं। किसके? मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं। तभी देखते हैं कि अनुच्छेद 333 क्या कहता है। विधानसभा में अंगल भारतीयों को आरक्षण रखने की मुद्दा को दर्शाने किसमें? अनुच्छेद 333 में दर्शाया गया। अब हम देखेंगे कि 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि राष्ट्रीय अपने देश के अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 338 में किया गया है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 343 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 343 जो कहता है यह संघ की राजभाषा, राजभाषा मतलब कि अपनी भाषा, ठीक है। तो हमारे देश की जो राजभाषा है वह क्या है? हिंदी है, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी लिपि। तो हमारे देश की जो राजभाषा है वह हिंदी है, यानी कि लोकसभा में हिंदी भाषी को मतलब की मान्यता मिली हुई है। तो हमारे देश के यानी कि संघ की राजभाषा के बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 343 में दर्शाया गया। अनुच्छेद 343 में दर्शाया गया है, जो कि क्या है? आपका एक देवनागरी लिपि है और यह हमारा भाषा जो है यह हिंदी भाषा है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं, और यह सब अधिकांशतः आपके मतलब कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो या सेंट्रल पीसीएस हो, इन सभी में यह सबसे ज्यादा करके पूछने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखेंगे। अब हम देखते हैं कि यह अनुच्छेद 352 से लेके 352, 56 और 360 यह किससे संबंधित है? तो यह देखिए राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? आपातकाल से संबंधित है। और देखिए आपातकाल कब लगता है? जब किसी भी दल का या किसी भी पार्टी का जब पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, या मानकर चलिए कि कभी किसी दूसरे देश से अगर दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है और देश की स्थिति काफी बदतर हो जाती है, तो उस समय देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भुखमरी, बेरोजगारी और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम आपातकाल घोषित कर देते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपात, यानी कि राष्ट्रीय आपात जो कि पूरे देश में मात्र 3 बार लगा हुआ था, जो कि एक 1962 में लगा था, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय 71 में, तब जाकर के हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था। और जो कि अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना, जो कि हमारे देश में मात्र 3 बार आपातकाल लगा हुआ था, जो कि 1962, 1971 और तीसरा 1975 में 3 बार लगा हुआ था।
अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 356 क्या कहता है। अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना। देखिए अनुच्छेद और सबसे ज्यादा करके राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगता है, क्योंकि वहां पे बॉर्डर की इलाका होने की वजह से कश्मीरी मुद्दा हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से वहां पे यानी कि जम्मू कश्मीर में हमेशा राष्ट्रीय आपातकाल तो नहीं लेकिन राष्ट्रपति शासन हमेशा लगाया जाता है। तो हमारे देश में कितने बार कई राज्यों में बहुत ऐसे बार मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है कब, जब किसी भी दल का पूर्ण बहुमत जब नहीं मिलता है तो बहुमत को सिद्ध करने में जितने समय लग जाता है तब जाकर के हमारे देश में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जो कि मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति शासन हम देख लिए कि अनुच्छेद 356 दर्शाता है। और अनुच्छेद 360 क्या कहता है, वित्तीय आपात, यानी कि वित्तीय आपात मतलब कि आर्थिक स्थिति जब घाटे में चली जाती है तो उस समय हमारे देश में या हमारे राज्य में किसी भी राज्य से संबंधित या आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि अनुच्छेद 360 में दर्शाया गया है। इसमें अनुच्छेद 360 में दर्शाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बार और सभी लोग डिवीजन कर लें। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 152 क्या कहता है, इसमें परिभाषा से संबंधित यानी कि राज्यपाल की परिभाषा से संबंधित सारे मुद्दों का निपटारा अनुच्छेद 352 में दर्शाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 153, यह राज्यों के लिए राज्यपाल क्या है, राज्यों के लिए राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 161, इसमें राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है बल्कि मृत्यु को माफ करने की शक्ति नहीं है। 213 अनुच्छेद क्या कहता है, अध्यादेश शक्ति लाने के लिए कहता है, यानी कि 213 में अध्यादेश की शक्ति के बारे में जानकारी हमें लेनी होती है। उसके बाद अनुच्छेद 163 और 164 में मंत्री परिषद यानी कि मुख्यमंत्री का गठन किया जाता है, मुख्यमंत्री से संबंधित सारे मुद्दों को दर्शाया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 165 क्या कहता है, देखिए महाधिवक्ता से संबंधित। उसके बाद है राज्य विधानसभा मंडल यानी कि राज्य के विधान मंडल, जो कि अनुच्छेद 168 से लेकर के और 231 तक और फिर 243 आपका इसी राज्य विधान मंडल से संबंधित या अनुच्छेद है। तो देखिए अनुच्छेद 168 क्या कहता है, अनुच्छेद 168 कहता है विधान मंडल का गठन करना, यानी कि विधान मंडल से संबंधित यानी कि विधान मंडल का गठन करने की जो स्थिति होती है यह अनुच्छेद 168 में है, जबकि विधानसभा का गठन 170 में है। किसमें, 170 में। उसके बाद अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के गठन से संबंधित सारे मुद्दों की चर्चा की जाती है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 124 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय यानी कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 231 क्या कहता है, यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना अगर हो तो उस समय यह अनुच्छेद 231 का सहारा हम लेते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 243 में पंचायत परिभाषा यानी कि पंचायत से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं यह अनुच्छेद 243 में दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए केंद्र राज्य के बीच में संबंध जो है यह अनुच्छेद 249। देखिए क्या है, अनुच्छेद 249 क्या कहता है, राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून की शक्ति यानी कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा जो कानून बनाया जाता है या जो कानून की शक्ति जो दी जाती है वह अनुच्छेद 249 में है। किसमें, 249 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 263, तो अंतरराज्यीय परिषद यानी कि राज्य से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उनके लिए एक परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो वह अनुच्छेद 263 में दिखाया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 280, इसमें वित्त आयोग है। क्या है, वित्त आयोग है जो कि 280 है। अनुच्छेद 300 क इसमें संपत्ति का अधिकार है यानी कि संपत्ति अगर आपका है तो उसका अधिकार अनुच्छेद 300 के क में दर्शाया गया है। उसके बाद है 312, तो अखिल भारतीय सेवाएं क्या है, अनुच्छेद में 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। उसके बाद है 315 में संघ एवं राज्य में लोक सेवा। क्या है, संघ एवं राज्य में लोक सेवा, सिविल सेवा से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन सारे की चर्चा अनुच्छेद 315 में दर्शाया गया है। 324 में
निर्वाचन आयोग, यानी कि वोट से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वे सारे 324 अनुच्छेद में दर्शाया गया है। जबकि 330 में और 331, तो 330 में लोकसभा में एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की मुद्दा है। 331 में लोकसभा में अंगल भारतीय आरक्षण का मुद्दा है, यानी कि यह 330 और 331 जो है यह लोकसभा में आरक्षण से संबंधित चर्चा की गई है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 332 में विधानसभा में, यानी कि यह विधानसभा से संबंधित हो गया, तो अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी और एसटी यानी कि आपका हरिजन कास्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसमें? यानी कि अनुच्छेद 332 कहता है। अनुच्छेद 333 आप जानते हैं कि विधानसभा में अंगल भारतीय, जबकि लोकसभा में अंगल भारतीय की मुद्दा 331 में है। किसमें? 331 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 में किया जाता है, जिसमें एससी और एसटी जाति के लोगों के लिए समस्याओं का समाधान इसके तहत किया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 343 में देखिए, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, जो कि हमारे देश की यानी कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी है और लिपि देवनागरी है। उसके बाद देखिए आपातकाल की स्थिति हमारे देश में 352, 356 और 360 क्या कहता है, तो 352 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि हम आपको बताएं जो कि 1962 में पहली बार लगा था, 1971 में दूसरी बार और 1975 में तीसरी बार, यानी कि हमारे देश में 3 बार आपातकाल लग चुका है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 356 इसमें राष्ट्रपति शासन, जो कि आपको बताया कि किसी भी दल का पूर्ण बहुमत जब नहीं मिलता है तो एक नियत समय के लिए निश्चित समय अवधि के अंतर्गत अगर किसी भी दल का या किसी भी पार्टी का अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दी जाती है, जो कि भारत के एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पे हमेशा राष्ट्रपति शासन लगना की स्थिति उत्पन्न बनी रहती है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 360 क्या कहता है, इसमें वित्तीय आपात, यानी कि भारत से यानी कि वित्तीय आपात से संबंधित यानी कि राष्ट्रीय जो आपका आर्थिक जो बजट है वह बजट में अगर स्थिति खराब हो जाती है तो उस समय 360 के तहत यह वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है।